नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, जिसमें अब तक हमने 6 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा इस सीरीज का जो है टेस्ट नंबर 7 होगा, जहां पर हम बात करेंगे पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स की, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस समसामयिकी के बारे में हमारी यहाँ पर बात होगी टेस्ट नंबर 7 में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा चैनल को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है। पहला, इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, 97वां संविधान संशोधन 2011 को जनवरी 2013 में जो है पास किया गया था और यह 15 फरवरी 2013 से प्रभावी है। ठीक है, इसके माध्यम से किया क्या गया, तो इसके माध्यम से संविधान में जो सहकारी समितियां हैं उनके गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 19(1)(6) में, और साथ ही साथ जो है डीपीएसपी के तहत राज्य का कर्तव्य बनाया गया। डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 43B, ठीक है, 43(ख) जिसे हम लोग बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 43B के माध्यम से जो है राज्य का कर्तव्य बनाया गया सहकारी समितियों के गठन को लेकर के, और साथ ही साथ एक पूरा का पूरा नया भाग ही जोड़ दिया गया संविधान में, जिसको बोला गया भाग 9(ख) या फिर 9B। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ए अनुच्छेद 61, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 76 या फिर डी आर्टिकल 58। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर सकता है, उसको दंड देने का उसके दंड के आदेश को निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, आदि चीज़ें जो हैं वह कर सकता है। और यह शक्तियां जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 72 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। पहला, बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। दूसरा, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। तीसरा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कूट है आपके पास ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और तीसरा, यह अल्पसंख्यकों को जो अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है, यह दिया गया है अल्पसंख्यकों को आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत, और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी नागरिकों को। ठीक है, फिलहाल बाकी के जो अन्य अधिकार हैं, जैसे कि बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, क्षेत्रीय परिषदें विधिक संस्थाएं होती हैं। कूट है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 263 में कहा गया है, इस कारण जिन संस्थाओं के बारे में संविधान में बात की गई है या फिर जिन पदों के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, वे सभी संस्थाएं जो हैं संवैधानिक संस्थाएं होंगी और वे पद जो हैं वे संवैधानिक पद होते हैं। और जिनके बारे में संसद के अधिनियमों द्वारा जिन पदों का और जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है उनको विधिक संस्थाएं या फिर सांविधिक संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अंतर्राज्यीय परिषद जो कि एक संवैधानिक संस्था है, इसको दिया गया संविधान के आर्टिकल नंबर 263 में। इसका अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के अलावा अंतर्राज्यीय परिषद में 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं और साथ ही साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग क्षेत्रीय परिषदों की, तो इनका गठन जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया था क्षेत्रीय परिषदों का गठन। ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था और आगे चल करके पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से एक अन्य क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं? ये हैं, इनकी संख्या है वर्तमान में 6 और इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वह सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, वह है गृह मंत्री और इसकी उपाध्यक्षता जो है वह क्रमवार रूप से और बार बार जो है, जैसे मान लीजिए कि यह एक क्षेत्रीय परिषद होगा, यह एक क्षेत्रीय परिषद होगा, कुछ राज्य इसमें शामिल हैं और कुछ राज्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इन राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से क्रमवार एक एक साल के लिए इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और सदस्य जो है जितने राज्य शामिल होंगे वे सभी राज्य जो है उस क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनैतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? ए 1952 में, बी 1975 में, सी 1995 में या फिर डी 1985 में। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारत में राजनीतिक दलों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। प्रथम बार संवैधानिक मान्यता राजनीतिक दलों को जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार निहित है? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार निहित है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, यह आवश्यक नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे और दूसरी चीज़ यह भी आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वह जो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे उसको माने। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वह बाध्यकारी नहीं है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में और कह सकते हैं कि परामर्श जो है वह परामर्शी रूप में होगा, न कि बाध्यकारी रूप में होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल नंबर 143 के अकॉर्डिंग जो भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है वह, ठीक है, नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वह जो है बाध्यकारी होती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों या विधिक परामर्श जो है वह सलाहकारी होते हैं, न कि बाध्यकारी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कारण आर बताया जा रहा है कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही परंतु आर गलत है, और डी ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए हमारी जो संविधान सभा थी उसका निर्वाचन किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें जो भी राज्य थे उनकी जो विधानसभाएं थी वहाँ से जो है हमारे सदस्यों को हमारे संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। और जो राज्य स्टेट थे यानी कि जो देशी राज्य थे वहाँ पर राजाओं द्वारा नामित किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प है वह ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो संविधान सभा था वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ठीक है जी, इसका गठन जो है वह विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। जैसे वर्तमान में आप राज्य सभा के बारे में देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का प्रावधान कुछ हुआ था हमारे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। कंपेयर मत करने लगेगा, वह फॉर एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, केंद्र में द्वैध शासन। दूसरा, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तीसरा, भारत की राज्य सचिव की परिषद को समाप्त करना। उपरोक्त व्यवस्थाएं संबंधित हैं ए भारत शासन अधिनियम 1919 से, बी भारत परिषद अधिनियम 1892 से, सी भारत शासन अधिनियम 1935 से, डी भारत परिषद अधिनियम 1909 से। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन को लागू करते हुए प्रांतों में द्वैध शासन जो कि वर्ष 1919 से चला आ रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसमें ब्रिटिश आयुक्त प्रांत भी शामिल होंगे, देशी राज्य भी शामिल होंगे और साथ ही साथ ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाले राज्यों को भी शामिल किया जाना था। और इसके अंतर्गत यानी इस अधिनियम के माध्यम से स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद को भी परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आज विभिन्न प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका क्योंकि इसका एक प्रावधान अखिल भारतीय संघ की स्थापना कभी भी लागू हो ही नहीं सकी। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी जे.बी. कृपलानी। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जहां पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या के योग के बराबर है? ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, तमिलनाडु, मेघालय, सी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा या डी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हरियाणा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महाराष्ट्र में कुल टोटल सीटें कितनी है लोकसभा की? वह है 48। कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है 28 और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है 4 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है 80। तो इन सबको जोड़ दीजिए और आपको मिल जाएगा 80। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जहां पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा? ए केसी वेयर ने, बी आइवर जेनिंग्स ने, सी केटी शाह ने, डी सुभाष कश्यप ने। चलिए, भारतीय संविधान के काफ़ी बड़े होने के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर तो सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। दूसरा, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक तथा दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। धन विधेयक है, वित्त विधेयक नहीं है, ठीक है। मनी बिल देख लिया करिए, इधर लिखा रहेगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दो के दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि राज्यसभा संविधान धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। और राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा जो है वह बाध्य नहीं है। वह या तो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करेगी या फिर नहीं भी करेगी, ठीक है। और दोबारा अगर वह उसी रूप में पारित करके, जैसे कि उसने पहले पारित किया था, पारित कर देती या पास कर देती, तो वह विधेयक उसी रूप में पास कर किया हुआ माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धन विधेयक के संदर्भ में हम देखेंगे तो राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वह अत्यंत ही सीमित हैं, और राज्यसभा काफ़ी समय तक अपने पास धन विधेयक को रोक भी नहीं सकती। यह मात्र और मात्र 14 दिनों के अंदर 14 दिनों तक जो है धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को वापस लौटा सकती है, और उसकी सिफारिशों को मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल अगर अनुदान के मांगों की बात करें या फिर ग्रांट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड ऑफ ग्रांट्स की बात करें, तो यह जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में ही इस पर मतदान होता है। इसके बारे में, यानी कि अनुदान की मांगों के बारे में प्रावधान आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 113 सब क्लास या फिर खंड 2 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए देखिए, भारत के कंसोलिडेट फंड के बारे में दिया गया है आर्टिकल नंबर 266 में, यानी कि 266 में, और इसी के अंतर्गत ही आपको राज्य संचित निधि के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, राज्य संचित निधि हो चाहे अगर बात करें हम लोग भारत के संचित निधि की, तो इसकी जो है इसका नियंत्रण जो है संसद के पास होता है। अगर हम लोग बात करें राज्य के संचित निधि के बारे में, तो उसका नियंत्रण जो है वह विधानसभा के पास होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है, देखिए, बिना संसद की अनुमति के या बिना संसद के प्रावधान के किसी भी प्रकार की धनराशि जो है वह कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया या फिर क्या कहते हैं देश की संचित निधि या भारत की संचित निधि से निकाली नहीं जा सकती। कभी कभी होता है शब्दों का हेर फेर थोड़ा सा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? ए मिनर्वा मिल्सवाद, बी इंदिरा साहनीवाद, सी केशवानंद भारतीवाद या फिर डी बोम्मईवाद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहीं पर भी मौलिक ढांचा घोषित करने को लेकर के बात आए तो वहाँ पर आप सीधे आर्टिकल नंबर केशवानंद भारतीवाद के साथ चले जाइएगा, ठीक है। फिलहाल यह जान लीजिए कि आर्टिकल नंबर 227 में यह कहा गया कि जो उच्च न्यायालय हैं वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। सत्य कथन चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केवल और केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी जो है उसके द्वारा बनाया गया कानून जो वह प्रभावी रहता है। कब तक प्रभावी रहता है? जब तक विधानसभा द्वारा उससे असंगत कोई विधि ना बना दी गई हो, क्योंकि जो राज्य का कानून है या जो स्टेट का लॉ है वह लॉ का सब्जेक्ट है राज्यों में, वह जो है राज्य सूची का विषय है। लेकिन चूँकि यह राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आ रहा था कुछ समय के लिए, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा उस सूची पर कानून बनाने का
अधिकारों का उपयोग किया गया था। आगे चल करके राज्य चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकता है या फिर उसको एज इट इज लागू किए रह सकता है। ठीक है, तो वह पूरी तरीके से कानूनी प्रावधान को ही अपने पास रखे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी कि राष्ट्रपति के शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, तो बिल्कुल सही, राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वह लेजिस्लेटिव या फिर विधानसभा को भंग करे। ठीक है, वह विधानसभा को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है, भंग कर भी सकता है और भंग नहीं भी कर सकता है, यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य हैं? पहला, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। तीसरा, सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर न हो। कूट है ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 और 3। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए योग्य होने के लिए आपको न्यूनतम 35 वर्ष का आयु प्राप्त करनी होगी। फिलहाल जो उपराष्ट्रपति की अर्हताएँ या उपराष्ट्रपति की बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वह की गई हैं आर्टिकल नंबर 63 सब क्लास 3 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है। ए, संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय। बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। सी, प्रश्नकाल के पहले का समय या डी, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। सामान्यतः इसका जो समय होता है वह 12 बजे से 12 तो सही से लिखूं 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। इसके अंतर्गत कोई भी संसद का सदस्य जो है वह राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मुद्दे को उठा सकता है बिना किसी अग्रिम सूचना के। ठीक है, लेकिन कंडीशन यह है कि वह विषय जो है वह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। प्रश्नकाल या आदि विभिन्न समयों में जो है आदि विभिन्न कालों में उस विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा न की गई हो। ठीक है, तभी उठा सकता है। प्रश्नकाल में ही इसके बारे में बात हो गई होगी, तो फिर क्यों इस प्रश्न को आप उठा करके दोबारा जो है संसद का समय व्यर्थ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। तीसरा, इसके 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और दूसरा कथन सही है कि राज्यसभा जो है वह एक स्थायी सदन है और इस राज्य विधान परिषद जो है वह एक स्थायी सदन है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और इसके सदस्यों के बारे में, किस प्रकार से कोई व्यक्ति इसमें सदस्य हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके यानी कि राज्य विधान परिषद में के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है वह स्थानीय संस्थाओं या फिर लोकल बॉडी के द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 सदस्य जो है वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य जो है वह चुने जाते हैं 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों के द्वारा, या सिंपल भाषा में इनको जो बोला जाता है 3 वर्ष पूर्व स्नातकों के द्वारा या फिर स्नातक चुनाव के माध्यम से 1/12 सदस्यों को चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को चुना जाता है शिक्षक स्नातकों के द्वारा या फिर ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो कि हायर सेकेंडरी या फिर इससे उच्च लेवल के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दे रहे हों। और बचे हुए 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया
जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो 1/3 सदस्यों को राज्य विधान परिषद में चुना जाता है स्थानीय बोर्डों के द्वारा। स्थानीय बोर्ड कौन कौन से होते हैं बताइए? जैसे नगर पालिकाएँ हो गए, जिला बोर्ड हो गए आदि, जो अन्य स्थानीय निकाय हो गए, उनके माध्यम से चुना जाता है। इन 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों के द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को शिक्षक स्नातकों के माध्यम से चुना जाता है। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। इन सभी जगहों पर मैंने चुने जाने की बात की है और यहाँ पर नामित किए जाने की बात की है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है। ए, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा शैडो कैबिनेट, तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व और चौथा और डी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका दोनों जगहों पर है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी दोनों जगहों पर है। और द्विसदनात्मक विधायिका जो है या व्यवस्थापिका जो है वह भी ब्रिटेन और इंडिया दोनों ही जगहों पर है। लेकिन यह शैडो कैबिनेट का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में है, न कि भारत में। होता क्या है शैडो कैबिनेट? जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो कैबिनेट है उसमें प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पीएम होता है, गृह मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है यानी कि वित्त मंत्री होता है, आदि विभिन्न मंत्री होते हैं। और यह सभी मंत्री जो है वह सरकारी होते हैं या सरकार के होते हैं। लेकिन शैडो कैबिनेट में जो होता है, जहाँ पर शैडो कैबिनेट होता है वहाँ पर विपक्ष का भी या फिर विपक्ष द्वारा भी एक मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पीएम के समकक्ष पीएम होता है, गृह मंत्री के समकक्ष गृह मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के समकक्ष फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आदि जितने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके समकक्ष विभिन्न मंत्री बनाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, ठीक है। और पक्ष में यानी कि सरकार द्वारा तो इस प्रकार का गठन किया भी जाता है। और ये सभी जो है वह सरकार को सहायता और सलाह भी देते रहते हैं या फिर उन पर प्रेशर ग्रुप के तरीके से काम भी करते हैं। नेक्स्ट, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ विषय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनको सुमेलित करवाना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास, अनुच्छेद 39D। बी, समान कार्य हेतु समान वेतन, आर्टिकल 41। सी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39D। डी, प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाना, आर्टिकल 43A, ठीक है। 43B में क्या है? सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया। फिलहाल कूट जो है ए 2143, बी 3412, सी 2134 या डी 1234। तो उसको छोड़िए और यहाँ पर आप लोग सुमेलित करवाइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सुमेलित करवाते हैं। देखिए, व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास जो है यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 41 में, ठीक है। नेक्स्ट, समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 39D में। नेक्स्ट, 39D या 39 घ। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 39 क या फिर 39A में। और सबसे अंत में बात की गई है प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की, आर्टिकल नंबर 39 आर्टिकल नंबर 43A में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 43A या फिर अनुच्छेद 43 क में, ठीक है। देखिए, फिर से बता दे रहा हूँ, व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास की बात की गई है आर्टिकल नंबर 41 में। समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करता है आर्टिकल 39D। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है आर्टिकल 39A। और प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की बात की गई है आर्टिकल 43A में।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। ए, इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। बी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी, 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। डी, इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। बताइए कौन सा कथन जो है वह असत्य है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटा की बात की गई थी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात की गई थी, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। वर्ष 1993 में प्रथम बार जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी और बाद में आगे चल करके 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस को जो है संवैधानिक संस्था की मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके सदस्यों की भी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ए, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। बी, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सी, इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। और डी, इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। चलिए देखिए, आर्टिकल नंबर 110 में जो है या 110 में बात की गई है धन विधेयकों के बारे में। ठीक है, और उसमें यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि संसद का कोई भी सदस्य जो है वह धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ किसी मंत्री के द्वारा ही धन विधेयक को संसद में या फिर यूं कहें तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसके बारे में जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है वह लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। इसको केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपरोक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है। ए, मूल अधिकार। बी, मूल कर्तव्य। सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या फिर डी, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डीपीएसपी को जो है शासन में मूलभूत माना गया और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया। ठीक है, यह सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 37 में इस प्रकार के कथन को कहा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के विवेकाधीन है। दूसरा, राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, 1 और 2। बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। या डी, 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर डी है। 3 के तीनों ही कथन जो है इसमें सही है। ठीक है, राज्य आयोग के सदस्यों को जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग में कितने पद होंगे इसका निर्धारण भी संविधान द्वारा नहीं किया गया है और यह राज्यपाल के विवेकाधीन छोड़ दिया गया है। कहाँ पर प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल नंबर 315 में राज्य और संघ लोक सेवा आयोगों के बारे में प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायती राज के संबंध में कौन सा सही है। पहला, अनुच्छेद 243D में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरा, पंचायतों की शक्तियों एवं कार्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा, 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों पर कार्य होता है।
कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी तीनों कथन जो है वह सही है। आर्टिकल नंबर 243 में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है पंचायती राज के संदर्भ में, और आगे चल करके एक 11वीं अनुसूची है, ठीक है, 11वें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी जिसको बोला गया 11वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को बताया गया था और इनको 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि जो पंचायतों को शक्तियां एवं कार्य हैं उसको पूरी तरीके से विधानमंडलों के ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। ए बाह्य आक्रमण, बी सशस्त्र विद्रोह, सी केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, डी सांविधिक कठोरता के आधार पर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ संवैधानिक आपात की बात की गई है, न कि राष्ट्रीय आपात की, ठीक है। यहाँ पर बात की गई आर्टिकल 356 की, न कि आर्टिकल 352 की, ठीक है। नेक्स्ट, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। ए केवल संघ सूची के विषयों पर, बी केवल राज्य सूची के विषयों पर, सी केवल समवर्ती सूची के विषयों पर, या डी संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों के विषयों पर। देखिए चूंकि बात यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की जा रही है, तो चूंकि वह डायरेक्ट ही संसद या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो संसद द्वारा इनके सभी विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, फिर चाहे वह संघ सूची हो, चाहे वह राज्य सूची हो, या फिर चाहे वह समवर्ती सूची हो, ठीक है। वैसे संघ सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संसद जो है वह किसी भी राज्य के संदर्भ में प्रावधान कर सकती है, लेकिन राज्य सूची के संदर्भ में संसद को यह शक्ति केंद्र शासित राज्यों के संदर्भ में ही सिर्फ और सिर्फ प्राप्त है। और साथ ही साथ यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना, बी हिंसा से दूर रहना, सी निजी संपत्ति का कुशल प्रबंधन करना, या फिर डी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को लिया गया था। मौलिक रूप से यह मूल कर्तव्य जो थे इनकी संख्या थी 10। आगे चल करके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़ा करके 11 कर दी गई, और हमारे मूल कर्तव्यों में किसी भी प्रकार से जो है निजी संपत्तियों के बारे में प्रावधान या फिर बात नहीं की गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, सी N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, डी प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में निर्धारित कर दिया गया था, ठीक है। किस वाद में? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। बाकी अन्य सभी कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन करते हुए अखंडता शब्द को
पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा एन पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है और साथ ही साथ प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा राज्य के महाधिवक्ता और पांचवा राज्य के मुख्य सचिव। कूट है ए 1, 2 और 3, बी 1, 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है, न कि राज्य के मुख्य सचिव को। इसी प्रकार से केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और बताइए महाअधिवक्ता को शामिल किया जाता है, न कि कैबिनेट सेक्रेटरी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। महान्यायवादी बोला जाता है उसको, महाधिवक्ता नहीं। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा? ए अनुच्छेद 19(1), बी अनुच्छेद 279(a), सी आर्टिकल 300(a) या फिर डी आर्टिकल 301। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 301 में बात की गई कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है वह आबाद होगा, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। वहीं 279(a) में जो है बात की गई है नेट इनकम के बारे में। 19(1) में बात की गई है, बताइए किसके बारे में? प्रमुख स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) में। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 300(a) में बात की गई है संपत्ति के अधिकारों को लेकर के। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक कन्फ्यूजन आपको थोड़ी सी यहाँ पर हो सकती है। देखिए, आर्टिकल नंबर 19(1)(6) से क्या कन्फ्यूजन हो सकती है? उसमें कहा गया है कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, 6 नहीं 6 वाला 6, क ख ग घ 6, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया अधिकार है और यह व्यक्तिगत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZI) के तहत निम्नलिखित में से कौन सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन तथा समापन के संबंध में उपबंध निर्मित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानमंडल या फिर डी राज्यपाल। देखिए, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य के विधानमंडल को इस हेतु सशक्त बनाया गया कि वह सहकारी समितियों का रेगुलेशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, सहकारी समितियों को रेगुलेशन कर सकता है, उनको समाप्त कर सकता है और साथ ही साथ जो है उनको निगमित भी कर सकता है। ठीक है, उनका निगमन कर सकता है, उनका विनियमन कर सकता है और साथ ही साथ उनका समापन कर सकता है। कौन? तो राज्य का विधानमंडल, न कि राज्य की कार्यपालिका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत नहीं है? ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या डी केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बी। ठीक है, एनआईए एक्ट के तहत एनआईए का गठन किया गया था और इसको गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। ठीक है, न कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। ठीक है, या फिर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत जो है वह
एनआईए नहीं आता है। एनआईए के अंतर्गत आपको सीवीसी देखने को मिलेगा। एनआईए के अंतर्गत कह रहा हूँ, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आपको सीवीसी देखने को मिलेगा, सीबीआई देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कमीशन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला, सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दो के दोनों ही कथन जो है वह सत्य हैं, इसीलिए न तो दो और न ही एक असत्य है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है। देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक यानी कि सभी मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है वह धन विधेयक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब फिलहाल यदि लोकसभा का विघटन के कारण कोई विधेयक जो है वह छूट जाता है या लैप्स हो जाता है तो उसको जो है या फिर उस विधेयक को पास करने के लिए कभी भी लोकसभा को दोबारा नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, वह विधेयक लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन है एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय हैं। इनको आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित है। पहला, 101वां संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा, 103वां संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। तीसरा, 99वां संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। चलिए, इसका जो सही कूट है ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। सुमेलित करके बताइए कौन सा जो है वह सही है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही सही सुमेलित हैं। 101वां संविधान संशोधन जो है यह जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह ईडब्ल्यूएस सेक्शन से संबंधित है और 99वां संविधान संशोधन जो है वह एनजेडएसी से संबंधित है यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, अशोक मेहता समिति। दूसरा, जीवीके राव समिति। तीसरा, सिंघवी समिति और चौथा, बलवंत राय मेहता समिति। कूट है ए 4 1 2 3, बी 3 4 2 1, सी 4 2 1 3 या डी 4 3 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन किया गया था। ऐसे चलते हैं, क्रम से चलते हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था वर्ष 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। फिर जो है जीवीके राव समिति का गठन किया गया था 1985 में और उसके बाद जो है सिंघवी समिति का गठन किया गया था कब बताइए, 1986 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। कारण आर बताया जा रहा है कि उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। देखिए, सामान्यतः एक कैबिनेट मंत्री की ही शक्तियाँ होती हैं उप प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, कुछ विशिष्ट या कुछ विशेष नहीं होता है। इसके पद का सृजन जो है मात्र और मात्र राजनीतिक कारणों से किया गया। संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इन पदों की नियुक्ति या इन पदों का निर्माण जो है वह मात्र और मात्र संवैधानिक राजनीतिक मजबूरियां ही होती हैं। ठीक है, और इनके दायित्वों का निर्धारण जिस प्रकार प्रधानमंत्री कहता है कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करेगा, उसी प्रकार से
उनकी भी शक्तियों का निर्धारण जो है उप प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी प्रावधान प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा सभी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर, उसी प्रकार से जो है उप प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ए 7वां तथा 31वां, बी 6वां और 22वां, सी 11वां तथा 42वां और डी 12वां तथा 38वां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7वें और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 520 बढ़ा कर दी गई थी और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 545 कर दी गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा ये बताइए कि वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या है लोकसभा में? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ए अनुच्छेद 118 सब क्लास 4, बी अनुच्छेद 118(3), सी आर्टिकल 108(1) या फिर डी आर्टिकल 108(3)। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्टिकल 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कंफ्यूज मत करिएगा, आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है बताइए। आर्टिकल 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाए जाने के उपबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि किन किन कंडीशंस में और कौन एक संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो कौन बुला सकता है? वह बुला सकता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1184। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं? ए राज्य विधानसभा, दूसरा राज्य विधान परिषद, तीसरा लोकसभा सदस्य और चौथा राज्यसभा सदस्य। कूट है ए 1 3 4, बी 1 2 3, सी 2 3 4 या डी उपरोक्त सभी। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ये सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाएं हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी हो गया, इनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अभी यह प्रावधान वर्तमान में नहीं बना है, एक अमेंडमेंट होगा उसके बाद जो है यह प्रावधान बन जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? ए प्रधानमंत्री की शक्तियों से, बी सर्वोच्च न्यायालय से, सी लोकसभा अध्यक्ष से या डी राष्ट्रपति की शक्तियों से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जो है सर्वोच्च न्यायालय भारत के संसद की संप्रभुता को प्रतिबंधित समय समय पर करता रहता है। ठीक है, ये कहता है ना बैलेंस वाला जो एक नियम होता है उसको क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस का जो नियम होता है। ठीक है, संसद के सभी संविधान के जो सभी अंग हैं वे एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं। कभी कभी संसद सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार से बैलेंस करती है, चेक एंड बैलेंस करती है, कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय संसद के संदर्भ में ये प्रावधान या ये कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? ए चुनाव के दिन से, बी शपथ ग्रहण के दिन से, सी नामांकन के दिन से या डी पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए
शपथ ग्रहण के दिन से नहीं। देखिए, राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद पर बना रहेगा, ऐसा प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 57 के खंड 1 में। तो ऐसा माना जाता है, या फिर इस विकल्प में आप यह देख सकते हैं, जिस दिन वह शपथ ग्रहण करेगा उसी दिन वह अपना पद भी ग्रहण कर लेता है। तो आने वाले 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का जो है पद पर वह बना रहेगा और उसका कार्यकाल की शुरुआत उसके शपथ ग्रहण से ही हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? पहला, यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दूसरा, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तीसरा, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। कूट है ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3 या डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, धन विधेयक भी वित्त विधेयक भी धन विधेयक के तरीके से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, और इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसको अस्वीकृत भी कर सकती है। न कि धन विधेयक पर तो राज्यसभा को मजबूरी थी, लेकिन वित्त विधेयक को राज्यसभा संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। डिफरेंस क्या होता है जरा सा आप लोग कमेंट करके बताइए तो वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जो कथन और कारण के रूप में है। इसमें कथन ए है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। कारण आर बताया जा रहा है कि इसके लिए संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही किंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही परंतु आर जो है वह गलत है। देखिए, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, उनकी स्थापना आदि के संदर्भ में विधि बनाने का संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, इस संदर्भ में भारत को जो है वह विभाजित राज्यों का अविभाजित राज्य कहा जाता है। विभाजित राज्यों का अविभाजित राज्य कहा जाता है। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा अस्पष्ट लिख रहा था। विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है भारतीय संघ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संघ जो है वह राज्यों को किसी प्रकार से तोड़ मड़ोड़ सकता है। इसके लिए राज्यों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होती और यह मात्र एक साधारण विधेयक के माध्यम से कर सकती है संसद। ठीक है, लेकिन संसद में इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की या पूर्व अनुमति अनिवार्यतः आवश्यक होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। एक तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में, राज्यों के नामों में परिवर्तन या फिर नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना के संदर्भ में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 3 संदर्भों में हमने देख लिया। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज को लगाया जाता है। ठीक है, दिमाग हर तरफ चलाते रहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकता है? ए, आर्टिकल 340, बी, आर्टिकल 341, सी, आर्टिकल 342 या फिर डी, आर्टिकल 343। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने के पूर्व भी की जा सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है। कूट है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या डी, न तो 1 और न ही 2।
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दो के दोनों ही कथन जो है वह सही हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को यदि आभास भी हो जाए ना कि युद्ध होने वाला है या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तब भी वह राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकता है। ठीक है, किसके तहत? तो आर्टिकल 352 के तहत। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को इस संदर्भ में अंदाजा कहाँ से होगा? तो मंत्रिमंडल जो है उसको लिखित सूचना देगा। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपातकाल के लिए राष्ट्रपति हेतु मंत्रिमंडल की लिखित सूचना जो है वह अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित था? ए. अनुच्छेद 29, बी. आर्टिकल 32, सी. आर्टिकल 353 या फिर डी. आर्टिकल 356। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत जो संवैधानिक आपात या फिर जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जाता है, उसी के संदर्भ में यह केस था एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि अब यानी कि इस केस के बाद से जो भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाएंगे या फिर जो भी संवैधानिक आपात लगाए जाएंगे, उनका न्यायिक पुनराविलोकन या फिर उन सभी का पुनराविलोकन या फिर राष्ट्रपति शासन जो है वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया था? ए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, बी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत या फिर डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया था। इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दी गई थी। ठीक है, कुछ विषय हस्तांतरित थे जो कि राज्यों की उत्तरदायी सरकारों को दे दिए गए थे, और कुछ विषय जो थे वे आरक्षित वर्ग में थे जो कि अभी भी गवर्नरों के पास थे। ठीक है, राज्यों को ज़्यादातर जो है कार्य वाले विषय दिए गए थे और वित्त वाले विषय और रक्षा से संबंधित विषय जो है वह अभी भी गवर्नरों के पास ही आरक्षित कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया है कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण है? ए. केशवानंद भारतीवाद, बी. एस.आर. बोम्मईवाद, सी. इंदिरा साहनीवाद या फिर डी. मिनर्वा मिल्सवाद। चलिए, तो शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि मौलिक ढांचा या मूल लक्षण की बात कहीं पर भी आएगी तो आप जाएंगे किसके साथ? केशवानंद भारतीवाद के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ जो है कुछ प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित संशोधनों के बारे में दिया गया है और आपको इन्हें मैच करवाना है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 73वां संशोधन, बी. नगर पंचायत 74वां संशोधन, सी. पंचायती राज निर्वाचन बी.आर. मेहता समिति या फिर डी. द्विस्तरीय प्रणाली अशोक मेहता समिति। चलिए, इसका जो कूट है वह है ए. 3214, बी. 3241, सी. 2314 या फिर डी. 4321। कूट में पढ़ना क्यों पता नहीं, भूल जा रहा हूँ बार बार इस प्रकार के प्रश्नों का। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3214। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी बी.आर. मेहता समिति के द्वारा। इसी के बाद जो है पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। नेक्स्ट, नगर पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट, पंचायती राज
प्रणाली के बारे में या पंचायती राज निर्वाचन का प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और सबसे अंत में द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। इन्होंने खंड और ग्राम स्तर की पंचायतों की बात की थी, मध्य स्तर की पंचायतों को हटा दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है ए उद्देशिका में, बी अनुच्छेद 368 में, सी संविधान के भाग 4 में, या फिर डी संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। संघीय यानी कि फेडरल शब्द, यूनियन वाला नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, हमारे संविधान में संघ के संदर्भ में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि भारत या फिर जो इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। ठीक है, देखिए इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है हमको, न कि फेडरल ऑफ स्टेट। अंतर क्या होता है, फेडरल का निर्माण जो है वह राज्यों द्वारा होता है और यूनियन का निर्माण जो है वह संघ के द्वारा होता है। इसीलिए भारत को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ भी कहा जाता है। ठीक है, इस कारण कई बार भारतीय संविधान की आलोचना भी कई विद्वानों ने की है। ठीक है, कि यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं जबकि राज्यों को नाम मात्र की शक्तियाँ दी गई हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त है। ए विवेकाधिकार का प्रयोग करने की, बी विधानमंडल की विश्रांति के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की, सी राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की, या डी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने की। चल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। विधानमंडल जब अपने विश्रांति काल या फिर जब विधानमंडल सत्र में न चल रहा हो उस समय जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसको यह शक्ति प्रदान की गई है संविधान के अनुच्छेद 213 के द्वारा। ठीक है, चलिए हालांकि उसके अध्यादेश का समय सीमा होती है और वह समय सीमा कितनी होती है यह आप ज़रा कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट, मूल अधिकार की रक्षा हेतु रीटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है ए उच्च न्यायालय को, बी उच्चतम न्यायालय को, सी संसद को, या फिर डी ए और बी दोनों को। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों को जो है मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है यह अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल नंबर 32 से, और हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल नंबर 226 के माध्यम से। ठीक है, इसके द्वारा ये दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो रीट जारी कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, जो हाई कोर्ट है उसको रीट जारी करने की अधिकारिता उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। किस संदर्भ में ज़्यादा है, तो हाई कोर्ट जो है वह सामान्य विधिक अधिकारों को लेकर के भी रीट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही रीट जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, समान नागरिक संहिता, दूसरा छोटे परिवार का मानदंड, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन, और चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा संविधान में वर्णित डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। डीपीएसपी में सम्मिलित है ए 1, 3, 4, बी 2, 4, सी 1, 3, या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता की बात की गई है डीपीएसपी में। छोटे परिवारों के मानदंड और प्राथमिक स्तर के मातृभाषा में शिक्षा की बात हमारे संविधान में कहीं भी नहीं की गई। देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई नेप 2020 में, और साथ ही साथ आर्टिकल 350 में यह बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर सरकार यह प्रयास करेंगी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा जो है
प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है उनको उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रदान किया जाए। ठीक है, एक बार यह आर्टिकल चेक कर लीजिएगा 350 है कि या 350 बी है। ठीक है, तो एक बार आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह या फिर डी 1 वर्ष। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए एक संसद सदस्य को एक संसद सदस्य की सदस्यता जो है वह समाप्त की जा सकती है या उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 2 माह तक अनुपस्थित रहता है। और इसी प्रकार यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 101 सब क्लास 4 में, और इसी प्रकार का एक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 190(4) में, जो कि प्रावधान किया गया विधान सभाओं या राज्य विधान मंडलों को लेकर के। वहाँ पर भी सदस्य यदि 2 माह पूर्व की सूचना के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति है। ए विधायी शक्ति, बी कार्यकारी शक्ति, सी न्यायिक शक्ति या फिर डी प्रशासनिक शक्ति। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। यह शक्ति जो है वह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है, लघुकरण कर सकता है, दंडादेशों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ए मरियम सिद्दीकी, बी बेगम एजाज रसूल, सी नाजनीन खातून या फिर डी शबाना बेगम। देखिए फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो ये थी 15। ठीक है, और जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो थी वे थी बेगम एजाज रसूल। कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सुचेता कृपलानी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, बस। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी संविधान सभा की महिला सदस्या थी। ठीक है, इसके अलावा लीला राय जी, दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, दचयानी वेलुदयान, मालती चौधरी, एनी मस्करनी आदि सब भी जो है वह सदस्य थी भारतीय संविधान सभा की। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, एक तो देखिए धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में संयुक्त बैठक का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में दोनों ही सदनों को अलग अलग अधिकार प्राप्त है संविधान के संशोधनों के संदर्भ में। इस कारण इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक देखिए केवल और केवल साधारण विधेयकों के लिए ही बुलाई जा सकती है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है, किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, बी संसद के दोनों सदन सत्र में हो, सी संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। कोई भी सदन जब सत्र में नहीं होता है तब राष्ट्रपति को यदि समाधान हो जाता है कि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही हेतु आदेश देना या फिर कानून बनाना आवश्यक है, तब वह
अनुच्छेद 123 या आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यह वर्णित है ए आर्टिकल 224 में, बी आर्टिकल 124 में, सी आर्टिकल 226 में, या फिर डी